नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा और राजस्थान दो साथ लगते राज्य, संस्कृति भी लगभग एक जैसी ही मानी जाती है और वो जो अंदाज है वो भी मिलता जुलता है। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं लेकिन उसका हरियाणा से सीधा सीधा कनेक्शन दिखाई देता है। हरियाणा के ढेर सारे नेता राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं की वहां पर ड्यूटी लगा रखी है। 2 दर्जन से विधायक वहां पर मौजूद हैं। कुलदीप बिश्नोई को वहां पर सह प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस में भी चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो और दूसरे नेता हो, वो लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं। जेजेपी तो बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसको लेकर हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ कहा गया है। ये कनेक्शन क्या कुछ कहता है, इसे समझेंगे। नतीजे जो राजस्थान के आएंगे, क्या उसका हरियाणा की राजनीति पर कोई असर दिखेगा? कुछ हवा राजस्थान की चलती हुई हरियाणा में पहुंचेगी क्या, उसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा से जुड़ाव राजस्थान के चुनाव को और रोचक बना रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी जहां राजस्थान की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गुरुवार को राजस्थान में चुनाव प्रचार किया। हरियाणा के 7 जिलों की सीमा पड़ोसी राज्य राजस्थान से लगती है, जहां करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर हरियाणा का सीधा प्रभाव है। राजस्थान वैसे भी पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल और भजनलाल की राजनीति का केंद्र रहा है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई भी राजस्थान में सह चुनाव प्रभारी के रूप में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने करीब 2 दर्जन विधायकों को राजस्थान के चुनावी रण में उतारा हुआ है। कांग्रेस धरातल में पहुंच गई है। कांग्रेस अपने कारनामों से पहुंची है। कितने ही कारनामे सारे देश की सरकारों में हम देखते हैं, लेकिन हम तो जो कि राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का प्रत्यक्ष दृश्य आप सब देखते हैं। कहां गर्त में चला गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला, हर काम में भ्रष्टाचार। वैसे तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के नींव पर ही खड़ी है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी को राजस्थान के रण में उतारा हुआ है। वहीं रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी जोर लगा रहे हैं। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी कुमारी सैलजा भी राजस्थान की ओर रुख कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ जेजेपी भी चुनावी मैदान में है। जेजेपी के प्रमुख नेता कप्तान मीनू बेनीवाल पार्टी की खुली मदद कर रहे हैं। उन्हें भादरा से चुनाव लड़ने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जेजेपी चुनाव में पूरा जोर लगाकर दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में लगी है। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला राजस्थान के चुनाव में खुलकर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन उम्मीदवारों को जरूर आशीर्वाद देने में लगे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान का रण हरियाणा की राजनीति के लिए कितना असरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से हमारे साथ हैं, दीप कमल सहारण जेजेपी से और विजेंद्र। स्वागत है। दीप कमल, शुरुआत में आपसे करता हूं। हालांकि ये सवाल तो मुझे 3 तारीख को पूछना है, पर मैं आज ही पूछ लेता हूं। ये हरियाणा से राजस्थान जाना, वहां खूब पसीना बहाना, इसका हासिल क्या है? देखिए वरुण जी, 2-3 बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर जननायक जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। सबसे पहला तो ये है कि नई पार्टी बनने के बाद 2018 में पार्टी बनने के बाद 2019 में हमने हरियाणा में सत्ता में भागीदारी की और पार्टी के विस्तार के तौर पर हमारा जो अगला राज्य होना चाहिए वो राजस्थान ही है, क्योंकि वहां पर चौधरी देवीलाल तो वहां से सांसद बने ही, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी अपनी जीवन के जो शुरुआती वक्त उस वक्त 2 बार विधायक राजस्थान की विधानसभा में बने और वो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। तो उस मायने में देखा जाए तो वहां पर जो पुराना लोकदलीय काडर है या पुराने जो चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त के जो लोग हैं, वो वहां पर आज भी उस जमाने को याद करते हैं और चाहते हैं, परिवार को चाहते हैं, परिवार के नेताओं को आशीर्वाद देना चाहते हैं। उस रूप में भी हमारे जो नेता हैं उन्होंने 1-1.5 साल पहले वहां पर अपना काम करना शुरू किया था। पिछले साल हमने इंसो का स्थापना दिवस जयपुर में मनाया था और इस बार 25 सितंबर को जो रैली हम करते हैं चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर, वो हमने सीकर में आयोजित की थी। इन मौकों पर और उसके अलावा वहां पर जो छात्र संघ के चुनाव हुए थे बीते साल 2022 में, उनमें जो हमें लोगों का रिस्पॉन्स मिला, जो उन लोगों की इच्छा हमें दिखी,
वो यही कहती थी कि इस बार का विधानसभा चुनाव हम लड़े, और लगभग 20 सीटों पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे हरियाणा के, वो लोगों से मिलकर अपना प्रचार कर रहे हैं। अब इससे हासिल हमें ये दिखता है कि एक तो हमारी अगले साल के लिए एक्सरसाइज हो रही है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं की एक प्रैक्टिस हो रही है। दूसरा ये कि क्योंकि बड़ी विधानसभा है, 200 सीटों की विधानसभा है, तो उसमें इस स्थिति में तो हम नहीं है कि वहां पर हम कोई बहुत निर्णायक या किसी सरकार बनाने की जरूरत में हो, क्योंकि हम चुनाव ही 20 सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन हम एक एंट्री चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में चाबी के चुनाव निशान वाले कुछ सदस्य हों और वो उस तरीके से वहां पर काम करना शुरू करे। जो काम तेजी से या एक एडवांस स्टेज में हरियाणा में हो रहे हैं, हरियाणा एक मॉडल स्टेट है, एक कहीं ना कहीं संपन्न प्रदेश है, और यहाँ की सरकार भी दूसरे राज्यों से एक दो कदम आगे चलती है, हम उनको वहां पर लागू करें और उसको साथ लेकर चले। क्योंकि बहुत सारा लंबा इलाका एक बॉर्डर का लगता है हमारा, सिरसा से लेकर और नीचे मेवात तक और पलवल तक, जो सारा का सारा साथ में उसके राजस्थान है। आप खुद वाकिफ हैं उस पूरे क्षेत्र से, तो वहां की जो कल्चरल जो समानताएं हैं वो भी हैं, लोगों की रिश्तेदारियां भी हैं आपस में। एक नेचुरल तौर पर एक पार्टी का जो विस्तार का जो एक पर्पस होना चाहिए वो इसी दिशा में हो सकता था। ठीक है दीप कमल, विस्तार से आपने बात रखी। वंदा पोपली, मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूं, राजस्थान की हवा क्या हरियाणा में आएगी? क्योंकि जो कल्चर की बात हो रही है, जो रिश्तों की बात हो रही है, जो नेता वहां प्रचार कर रहे हैं हर पार्टी के, हरियाणा के इतने सारे नेता गए हुए हैं, राजस्थान चुनाव का इंपैक्ट, उनके नतीजों का इंपैक्ट क्या हरियाणा में देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि राजस्थान की हवा क्या हरियाणा में आएगी, तो मैं तो फिलहाल कह रही हूँ कि हरियाणा की हवा राजस्थान में जा रही है। राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है, रोटी बेटी का हमारा नाता है, और एक बहुत बड़ा एरिया जो है हरियाणा का वो राजस्थान को टच करता हुआ है। और बहुत सारे एरिया जहाँ पे टच करता है वहां पर आपने देखा होगा कई किसान तो ऐसे भी हैं जिनकी जमीन राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, और वो बड़े आराम से कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं कि हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो वो जो हवा है हरियाणा की वो राजस्थान में जा रही है। वो समझ पा रहे हैं कि हरियाणा में किस प्रकार से एक स्टेबल गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपस में जैसे इनके गहलोत जी की और पायलट जी की लड़ाई होती रहती है, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, यहाँ पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं है। और अगर सुविधाओं की बात करें तो हम किस तरह से हमने पोर्टल पर सभी को सुविधाएं दी हुई हैं। सरकार अभी मोबाइल में है, कुछ भी अगर कोई भी काम है तो वो मोबाइल से कर सकते हैं। हमने ये देखा कि 2020 से लेकर अब तक, कोरोना समय में भी देखा, उससे पहले भी और अभी भी देखा कि जो मुख्य फसल है हरियाणा की भी और राजस्थान की जो मिलती है वो बाजरा है। और बाजरा किस प्रकार से जब उसका MSP 2150 था 2020 में, तब वहां पर 1200 में पिट रहा था, और हमारे को अपना बॉर्डर सील करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो किसान है वो अपनी फसल ठीक से बेच पाए। और ये वहां के किसान अच्छे से समझ पा रहे हैं कि किस तरह से उनको MSP भी नहीं मिल रहा। तो ये जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, कैसे इनके अपने ही मंत्री बार बार आरोप लगाते हैं। सचिन पायलट कभी कहते कर्ज माफी पर ही घेर देते हैं उनको कि आप कर्ज माफी नहीं कर पाए, कभी अवैध खनन पर उनके ही मंत्री घेरते हैं इनको, और किस तरह से लाल डायरी और ये सब हम देख रहे हैं। तो राजस्थान की जनता भी देख रही है और हरियाणा से कंपैरिजन करके वो समझ रही है कि राजस्थान का चुनाव और उसके मुद्दे अलग विषय हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, वो जो रोटी बेटी का रिश्ता है, असर कितना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ के नेता ही वही प्रचार कर रहे हैं ना, मैं तो असर जानना चाह रहा हूँ। मैं असर ही बता रही हूँ, असर हम अपना काम वहाँ का भी गिनवा रहे हैं जो 5 साल पहले का था। हमें मालूम है किस प्रकार से जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो सड़कों का अच्छा जाल बिछा था, और अभी केंद्र सरकार भी तमाम करके जो काम है वहां पर हो रहे हैं। तो हरियाणा से भी, पड़ोस के राज्य से कंपैरिजन करते हैं कि हाँ देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया से सरकार चल रही है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में फिर से बनने वाली है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, वही सवाल है, मैं घुमाऊंगा नहीं ज्यादा बात को। बता दिया गया है कि पलवल से लेकर के और शाहजहांपुर और बहरोड से लेकर के सिरसा तक कैसे बॉर्डर लग रहा है, कैसे रोटी बेटी का रिश्ता है, और किस तरह से नेता, हर पार्टी के हरियाणा के नेता वहां प्रचार कर रहे हैं। कितना असर रहेगा? मतलब कई राज्यों में चुनाव है, राजस्थान का असर क्या हरियाणा में दिखेगा? वरुण जी, आपको, बहन वंदना जी को, रेड्डू को और भाई दीप कमल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और एक राज्य के चुनाव से तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर 500 राज्यों के क्या परिणाम आते हैं, जनता का क्या जनादेश है,
इसका लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा और हरियाणा के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। इस तरह के मतदाता होते हैं, एक तो कमिटेड मतदाता है, हरियाणा के अंदर भी कुछ कमिटेड भाजपा के हैं, कुछ कमिटेड कांग्रेस के हैं, और तीसरे तरफ के मतदाता वो है जागरूक लोग जो पार्टी की नीति और कार्यक्रम जो घोषणा पत्र होता है उसके आधार पर राय तय करते हैं, और चौथे तरफ के वो है जो लहर को देखकर फैसला करते हैं कि भाई किसका राज आने वाला है। तो वो प्रभाव व्यापक पड़ेगा, कुल मिलाकर पड़ेगा। जहां तक आपके मूल प्रश्न का उत्तर है हरियाणा और पंजाब का, देखिए हरियाणा और राजस्थान मिला हुआ इलाका है, आपस के अंदर रिश्तेदारियां भी हैं, तो जो व्यक्तिगत प्रभाव है नेताओं के, जातियों के प्रभाव, जो जातीय समूह होते हैं, वर्ग के समूह होते हैं, उसमें निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब के नेताओं के आपस में काम भी पड़ते हैं और उनका प्रभाव भी रहता है। वो प्रभाव और प्लस भविष्य की क्या होगी किस पर असर पड़ता है, परंतु कोई बहुत ज्यादा व्यापक असर राजस्थान का हरियाणा में पड़ेगा या हरियाणा का राजस्थान में पड़ेगा, ये केवल मात्र जुमलेबाजी है। अब पाएंगे हरियाणा की बहुत सी योजना बना दी इन्होंने, ये इनको मालूम होना चाहिए आप तो हरियाणा में 5 लाख रुपए तक का दे रहे हैं, वो भी सिलेक्टिव लोगों को, राजस्थान में सबको 20 लाख रुपए तक का कवर मिल रहा है, 25 लाख का कवर मिल रहा है, वहाँ बिजली मुफ्त मिल रही है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, परंतु बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो बॉर्डर के ऊपर जो आपस की रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, बस केवल उसका एक सीमित असर पड़ता है, कोई बहुत बड़ा व्यापक असर नहीं पड़ता। आपने कई बार देखा है राजस्थान में तो हर बार रिवाज बदलता रहता है, सरकार बदलती है। अब की बार तो वहाँ ऐसी स्थिति है, खुद भाजपा भी ये मान के चल रही है कि भाई बहुत कई चक्कर है, वरना राजस्थान में ऐसा होता नहीं है। तो अगर हरियाणा का असर पड़ता होता या केंद्र का असर पड़ता होता तो रिवाज बदलने के अनुसार तो कांग्रेस से जितनी नहीं चाहिए थी, पर कड़ी टक्कर अपने आप में बता रही है कि राजस्थान के मुद्दे अलग हैं, हरियाणा के मुद्दे अलग हैं। और आपने कई बार देखा होगा हरियाणा में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार बन जाती है, हरियाणा में किसी पार्टी की सरकार बन जाती है। अगर इतना ही असर होता तो जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी उसकी हरियाणा में भी बननी चाहिए, और हरियाणा में जिसकी बनी उसकी राजस्थान में बननी चाहिए। तो कोई बहुत व्यापक असर नहीं होने वाला, आंशिक असर निश्चित रूप से होगा। व्यापक असर इस बात का होगा कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, जनता का मूड क्या है, वो मूड निश्चित रूप से न केवल हरियाणा को अपितु पूरे देश को प्रभावित करेगा। एक सैंपल सर्वे सा होगा कि वो लोकसभा चुनाव किस दिशा के अंदर जाने वाले। ठीक है, आप कह रहे हैं व्यापक असर नहीं दिखाई देगा। विजेंद्र रेड्डू जी, आप अभी सुन रहे थे, चाहे चौधरी देवीलाल की बात हो रही हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात हो रही हो, वो वहां से चुनाव लड़े, वहां से चुनाव जीते। जेजेपी अब क्लेम कर रही है उस विरासत को, कह रही है खुल के लोक दली वहां पर हैं, तो फिर आप लोग क्या इंतजार करते रह गए? जेजेपी के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जेजेपी स्वतंत्र पार्टी है, उसने हरियाणा में चुनाव लड़ा, यहाँ वोट मिला उनको, और अच्छी बात है, सभी पार्टियों को अपना विस्तार करने का हक है, वो। लेकिन समझने वाली बात यह है वरुण जी, जहाँ हरियाणा प्रदेश में जब ये अलग पार्टी बनी तो यहाँ इलेक्शन के समय लोगों ने मान लिया था कि हाँ, ये देवीलाल की प्रतिमूर्ति दुष्यंत चौटाला जी है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का काफी सारा वोट बैंक टूट करके जेजेपी के साथ चला गया, उनको आशीर्वाद दिया। और वो इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का काम किया था, इन्होंने वायदा किया था कि हम बीजेपी पार्टी को हरियाणा प्रदेश से भगाने का काम करेंगे, जमुना पार ले जाने का काम करेंगे। इस वजह से लोगों का विश्वास बना और इनको समर्थन दिया। अब क्योंकि 4 साल से शासन में है और जिसके खिलाफ लोगों ने इनको आशीर्वाद देने का काम किया था, ये उन्हीं की गोद में बैठ गए और उन्हीं के साथ मिलकर के सत्ता चला रहे हैं। और दूसरी बात, सत्ता चला लेते कोई बात नहीं थी, यहाँ तक भी ठीक था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों ऐसे निर्णय लिए, सबसे बड़ा जिसमें किसान आंदोलन था, किस प्रकार से किसानों के साथ को प्रताड़ित करने का काम किया, और जेजेपी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ी रही, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन था उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब ये पार्टी को जनता नकार चुकी है, और राजस्थान में देवीलाल की विरासत के नाम से यदि ये वोट लेना चाह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वहां इनको 0 ही मिलेगी, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, ये अभी जो आपका विषय था, क्या राजस्थान की हवा पड़ोसी राज्यों में जाएगी? मैं मानता हूं बिल्कुल भी नहीं जाएगी, 0 ही जाएगी, कुछ भी नहीं आप जाएगी। चुनाव नहीं लड़ रहे हो।
विद्रोही जी कहते कि आंशिक असर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है यदि आंशिक असर भी होता तो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बिल्कुल हमारे बड़े भाई के इलेक्शन थे पंजाब के, वहां तो कितनी बुरी दुर्गति हुई बीजेपी पार्टी की। इसी प्रकार से यूपी में बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, और इसमें दिल्ली में आप पार्टी की सरकार होती थी, हरियाणा प्रदेश में आप पार्टी का क्या हाल हुआ, यूपी में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ। तो जो विधानसभा का इलेक्शन होता है वरुण जी, वो पूर्ण रूप से मेरा अपना मानना तो ये है कि वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर होता है। हर स्टेट के अपने मुद्दे हैं, हर स्टेट का अपना महत्व है और वो अपने ही मुद्दों तक सीमित रहता है, उसकी हवा कहीं नहीं आती जाती। बॉर्डर सील है। वंदना जी कह रही कि हरियाणा की हवा राजस्थान में जाएगी, तो वहां अगर हवा ये चली भी गई तो वहां के लोगों को बीमार ही करने का काम करेगी, उनको स्वास्थ्य वर्धन नहीं होगा, उनकी हेल्थ नहीं सुधरेगी बल्कि बिगड़ेगी। और ये हवा को रोक करके रखो तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, इस हवा को ना जाने दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहां अगर ये जाकर के यहाँ की हवा का जो है ना झोंका अगर छोड़ने का काम करेंगे, एक छोटा सा मेरा इसमें सबमिशन है। मेरा सुझाव है कि इस हवा को रोक करके रखें। और वंदना जी बिल्कुल जो आप हवा की गठरी बांध करके वहां ले जाओगे तो एक भी गठरी में ऐसी हवा नहीं जाएगी जिसका आप प्रचार कर सको, जिसका आप गुणगान कर सको। ऐसा कोई कार्य हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ 9 साल में जिसका आप गुणगान कर सकते हो। वहां के मुद्दों की रेडू जी का विश्लेषण तो हमेशा ही जो है जननायक जनता पार्टी के लिए और दुष्यंत चौटाला जी के लिए काफी प्रेम भरा होता है। मैं बस एक ही बात जोड़ना चाह रहा हूं इसके साथ कि एक नौहर नाम की सीट है, रेडू साहब आप जानते हो, अभिषेक मटोरिया वहां से कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस बीजेपी का साथ देने के लिए और उसके साथ सरकार बनाने के लिए आप जेजेपी को कोसते हो, उस बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक मटोरिया के समर्थन में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और अभय चौटाला जी और पूरा परिवार क्या कर रहा है वहां। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी पार्टी है तो इनके साथ आपने इतिहास में क्यों सरकारें चलाई हैं, और अब राजस्थान में वोट क्यों मांग रहे हो आप कमल के निशान के लिए, जिनके लिए आप हमें इतना कोस रहे हो, उसके लिए इनैलो वोट मांग रही है आपकी पार्टी वहां पर। मैं बता दूं नौहर हनुमानगढ़ जिले में है। हाँ जी बोलिए। वरुण जी देखिए, जिस टाइम में बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा या बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, जहां से हमारे सोनीपत लोकसभा से किशन सिंह सांगवान भाजपा के एमपी के उम्मीदवार होते थे और मैं यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज हुआ करता, मैं पार्टी प्रेसिडेंट था जींद का, और मैंने उनका खुद इलेक्शन लड़ने का काम किया। उस टाइम तक भारतीय जनता पार्टी की एकल सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं आई थी और इनकी नीतियों का जनता को पता नहीं था। अब इन्होंने अपना रूप दिखा दिया है, इसलिए हम इनसे दूर जा रहे हैं और इनका हम समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये साथ पास कहां लगने कहां दे रहे हैं आपको पास लगने कहां दे रहे हैं? बीजेपी पास लगने नहीं दे रही है आपको। नौहर की बात इन्होंने की, पीछे भादरा के इलेक्शन में मेरी 1 महीना ड्यूटी लगी थी, जयपाल डूडी और भरत सिंह बेनीवाल के इलेक्शन में, और उस टाइम नौहर का भी इलेक्शन था, हम वहां भी गए थे, वहां भी हम मिलने का काम किया था। वो इनके रिलेटिव है, रिश्तेदार व्यक्तिगत इक्वेशन हो सकती है ना भाई, तो लगता हुआ जिला है। देखिए इतना है तो फिर उनको इंडिपेंडेंट चुनाव करवा देते हैं। छोड़ दीजिए, वो चर्चा कहीं और जाएगी, रुक जाइए। दिक्कत ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये नहीं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। खुद बीजेपी के लिए फूल के लिए वहां पर वोट मांगे, हम तो सामने लड़ रहे हैं बीजेपी के वहां पे भी, हम तो सामने लड़ रहे हैं। वो व्यक्तिगत इक्वेशन है, लगा रहे हैं आप। कार्तिकेय को वोट दे दिया, लेकिन हमने कार्तिकेय को बिल्कुल नहीं दिया। वहां बेसिक ने अपने फर्ज निभाने का काम किया था और वहां अगर रिश्तेदारी निभाने का काम कर रहे हैं, हम बीजेपी की मदद नहीं कर रहे, मटोरिया की यदि मदद कर भी रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है, कोई अनुचित नहीं है। वो व्यक्तिगत इक्वेशन हो सकती है। चलिए ठीक है, वरना पोपली भाई कोई हवा जी आ रहा है। हाँ जी, मैं इसीलिए जी मेरे को क्यों छुपाना है, मैंने कह तो दिया व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। अभय जी सारे संबंध निभाएं और कोई दूसरा राजनीतिक फर्ज अपना निभाए तो फिर उस पर ऐतराज करेंगे। पंजाब में अकाली दल के खिलाफ कह रहे हैं कि हम लड़ते हैं, यहाँ उनके साथ अलायंस कर लेते हैं। अब ये तो कोई मतलब डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना। थोड़ा सा तो रेड्डू साहब आप कम से कम रखिए अपना हिसाब, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। अकाली दल के साथ जब 2004 में टर्मिनेशन ऑफ पावर एग्रीमेंट किया था अकाली दल ने, उसी टाइम एमपी सिंह चौटाला ने 2009 में भी लड़े आप, 2009 में भी लड़े, 2014 में भी साथ लड़े, गलत बात मत कहिए। 2009 में भी अकाली दल के साथ लड़े, 2014 में भी अकाली दल के साथ लड़े हैं और समर्थन भी किया था अकाली दल का समर्थन पंजाब टर्मिनेशन एक्ट के बाद भी। इनेलो में जब आप संयुक्त थे, जनता नहीं बनी थी, तब आप खुलेआम अकाली दल के साथ थे। इसमें 2009 में भी रुक जाइए। एक एमएलए भी बना था 2009 में भी अकाली दल के समर्थन से, और 2014 में भी एक एमएलए बना था हरियाणा में। रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, रुक जाइए। हाँ, वो एक विधायक बना था, बिल्कुल ठीक बात है। वंदना पोटली भाई, वो आपकी गठरी में जो हवा है ना, तो वो इधर से आनी है ना इधर से जानी है। कई राज्यों का एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हर राज्य के अपने मुद्दे, अपनी इक्वेशन है। वरुण, मेरे ख्याल से मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हर एक राज्य के अपने मुद्दे नहीं होते। आपका पहला प्रश्न था कि राजस्थान का हवा का असर क्या हरियाणा में पड़ेगा, तो मैंने ये बताया कि पड़ोसी राज्य में जो हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं उसकी खबर उड़कर जो है बाकी राज्यों में भी जाती है कि सरकार किस प्रकार से चल रही है, और वही मैंने बताने का काम किया यहाँ पर। और हर एक राज्य का अपना अपना मुद्दा होता है, अपनी अपनी उस समय की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग होती है। एक समय में स्थिति अलग हो सकती है, अगले समय में स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी हैरानी की बात है, रेणु जी ने यहाँ पर कहा कि 9 साल की सरकार ने एक भी काम नहीं किया। मतलब आप विरोध करिए, लेकिन आपने जनता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि 2 बार जनता ने जिस प्रकार से हमको चुनकर भेजा और आप कह रहे एक भी काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप इस समय बौखलाए हुए हो सकते हैं, हो सकता है आपका फोकस जेजेपी पे ज्यादा हो, लेकिन आपको कम से कम ये तो शब्दों का तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, विरोध करिए, विरोध करने के लिए मना नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि हरियाणा से अगर हवा जाएगी तो वो बीमार कर देगी, तो मुझे लगता है बीमार तो कहीं ना कहीं पूरे विपक्षी दल हुए पड़े हैं, और किस प्रकार से बयान आ रहे हैं, और वो बीमारी कहीं ना कहीं मुझे हरियाणा में भी दिखाई दे रही है विपक्षी दलों में, और वो बाहर भी दिखाई दे रही है कि आप सभी बीमार हैं, और क्या क्या बयान निकल कर आ रहे हैं नेताओं के द्वारा, तो वो हम सभी देख पा रहे हैं। तो अगेन वरुण, आपके प्रश्न पे दोबारा से आते हुए कि सर्टेनली हर एक अपने राज्य का अपने अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन आसपास के राज्यों में असर पड़ता है। लेकिन एक बात और समझिए कि जिस प्रकार से कर्जा माफी को लेकर सचिन पायलट प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो क्या बाकी राज्यों में भी तो देखते हैं कि जो भाजपा की जो भी सरकारें हैं वो किस प्रकार से किसानों की भलाई का काम कर रही है, किस प्रकार से हम हरियाणा में एमएसपी दे रहे हैं, वहाँ पे एमएसपी नहीं मिल रहा, और दोनों राज्य जुड़ते हुए हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी बताया कि कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है, तो कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। आप ये देखिए ना, एक आरटीआई में बहुत क्लियरली, मैं इसको कई बार उठाती हूँ कि राजस्थान में कहा गया कि हमने 22 लाख किसानों के 16,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, जबकि आरटीआई में उन्होंने खुद माना कि 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। जब लोन माफ हो गया तो जमीन कैसे कुर्क हो सकती है? तो ये कुछ एक मुद्दे हैं जो कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, कंपैरिजन करना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए। वेद प्रकाश जी, अपनी बारी में बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए। आरटीआई सर जी, आपके कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है। आपको लगता है कि आप सर्वज्ञानी हैं, सामने वाले को कुछ नहीं पता। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी आदत खराब है, हर बात पे आप बोल देते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रही हूँ, आपके पास लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, तो आप सामने लेकर आइए। और छोड़िए, मेरी बात छोड़ दीजिए। क्या सचिन पायलट ने आरोप नहीं लगाए? क्या सचिन पायलट ने कहा नहीं कि कर्जा माफी के नाम पे ठग रही है सरकार, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? मुझे तो आप बोल देंगे झूठ बोल रहे हैं, सचिन पायलट को भी बोलेंगे आप, सचिन पायलट को भी कहेंगे क्या आप? मुझे एक तो आपकी आवाज बीच में आई, आप बीच में बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता आप क्या शब्द बोल रहे हैं। सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि कर्जा माफी नहीं हुई है, तो उसका भी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कम से कम अपने नेताओं का जवाब दे दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, अपने नेताओं का जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मतलब अपनी बात रखिएगा, मेरा एक सवाल भी सुन लीजिएगा। उसमें आप कह रहे हैं आंशिक असर रहेगा सीमा के लगते इलाकों में, पर वो भी तो बहुत सारी सीमाएं, मतलब फिर वो तो लंबा इलाका है ना, नूह, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फिर फतेहाबाद, ये तो फिर लंबी चेन है। देखिए वरुण जी, आप मेरी बात का अर्थ नहीं समझे, मैं उसको आप क्लियर कर दूंगा। अभी बहन ने कहा कि 19,400 किसानों की जमीन फिर भी न वो
वो नीलाम हुई, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो साफ हो गया कि जिन व्यापारिक बैंकों से कर्जा लिया गया था, जिसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, वहां कार्रवाई हुई है। और जिनकी भी इन्होंने फोटो लगाई वो किसान ही लग गए कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो खुली झूठ बोलते हैं। अब देखिए 2019 के बाद सचिन पायलट वायदा खिलाफी के आरोप क्यों लगाते हैं किसान के? सचिन पायलट आपका तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हो गया आपका, मैं जवाब हर चीज को केंद्र सरकार पर डालने की आदत। अच्छा रुकिए एक मिनट, वंदना रुकिए, एक बार बोल लें। वंदना एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। हाँ बोलिए मेरे बीच में भी ये बोले थे, मेरे बीच में भी ये बोले थे। मैंने केवल एक मुद्दे पर आपत्ति व्यक्त की और कुछ नहीं बोला बीच के अंदर। मैंने वही बात कहा था, मेरे बीच में बोले, कुछ नहीं बोला। अभी मेरे बीच में बोले। देखिए रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई, उलझिए मत आपस में। एक मिनट रुकिए, झूठ बोलने के, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज प्लीज। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। आप मेरे बीच में नहीं बोले। अरे प्लीज रुक जाइए भैया, इस तरह से चर्चा नहीं करिए, प्लीज रुकिए। अच्छा रुकिए विद्रोही जी ठीक है, एक मिनट वंदना प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। हाँ जी विद्रोही जी, बात कंप्लीट करिए। मैंने वरुण जी, आपने मेरी बात सुनी, मैं ITI को छोड़कर इनके किसी मुद्दे को बीच में नहीं बोला। इनका अधिकार है कुछ भी कहे। 2019 के बाद आपके सामने हरियाणा में सरकार बन गई, 2019 में भाजपा जनता की। दिल्ली का चुनाव हुआ, हरियाणा से लगता हुआ है, बहुत से क्षेत्र लगते हुए, गुड़गांव लग रहा, फरीदाबाद लग रहा, पलवल नहीं है, रोहतक लग रहा, सोनीपत लग रहा। उसके बाद पंजाब में चुनाव हुए, इतना हरियाणा लगा हुआ है। उसके बाद ताजा चुनाव हिमाचल में हुए, कुछ असर पड़ा? कुछ असर नहीं पड़ा। अगर इतना ही असर पड़ता तो दिल्ली से लगते, हरियाणा से लगते जितने भी क्षेत्र थे वहां भाजपा के उम्मीदवार जीतने चाहिए थे, नहीं जीते। हिमाचल में जीतने चाहिए थे, नहीं जीते। पंजाब में जीतने चाहिए थे, नहीं जीते। आर्थिक असर, मैंने कहा कि जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जिनकी जातियों में व्यक्तिगत प्रभाव है, अब कुछ जातियां हैं, मैं जाति का नाम नहीं देता हूँ, आपको बुरा लगे इसलिए मैं लिया नहीं मैंने। कुछ जात क्षेत्र है, वहां जो जातों के नेता है उनका प्रभाव होता है। कुछ अहीरों के क्षेत्र है, वो अहीर जो नेता है उनकी व्यक्तिगत विचार है, उनका प्रभाव पड़ता है। और कुछ मेव क्षेत्र है, मेवात के जो मुस्लिम क्षेत्र है लगते हुए, उनका प्रभाव पड़ता है निजी। तो वो जो जातीय समूह का प्रभाव है वो पहले भी वो थोड़ी मोड़ी आंशिक 100, 200, 1000, 500 वोट 7 लाख के क्षेत्रों में पहले भी मिलती थी। आज भी कोशिश करते हैं दिलवाने की, पर फिर भी नहीं मिलती। ज्यादा दबाव डालती कुछ मिल जाती। इसलिए मैंने आंशिक शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि मैं इसमें जातिवाद लाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने खुलकर अपनी बात नहीं रखी। मैंने केवल एक इशारे में बात कही थी, कहीं भी असर नहीं पड़ता। उसका जीवन प्रमाण आपके सामने मैंने 3 प्रांत गिनाए हैं, दिल्ली का गिनाया है, हिमाचल का गिनाया है, पंजाब का। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि कितनी ज्यादा सीटें लगती है। और जहां मैंने गिनाया, अब देखिए गुड़गांव के अंदर है, दिल्ली से लगता हुआ, वहां गुड़गांव में सीटें किसके पास सबसे ज्यादा? भाजपा के पास है। जो अंबाला की वगैरह की सीटें हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, वहां भी भाजपा है। रोहतक सोनीपत है, वहां कांग्रेस की है। पर ना तो हमारी कांग्रेस का कोई प्रभाव पड़ा और ना भाजपा का प्रभाव पड़ा, ना हिमाचल में प्रभाव पड़ा और ना पंजाब में प्रभाव पड़ा। ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आंशिक प्रभाव पड़ता है। हाँ, मैं जो उस बात पर माफी कायम हूँ कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आएंगे सारे टोटलिटी में, वो निश्चित रूप से मतदाताओं की मन की बात पता चलेगा कि भाई मतदाता का रुख क्या है। तो जिसका कारण है, उसका कारण है कि भाई 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, एक राज्य में भाजपा की सरकार है, एक राज्य में भाजपा समर्थित की सरकार है। BRS 6 महीने पहले उन्हीं के सहयोगी थे, आपको पता है। दिल्ली में हर जगह BRS वाले इनके पक्ष में लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाते थे। मिजोरम के जो लोग हैं वो भी भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, पर भाजपा की तो हैसियत नहीं है वहाँ, परंतु वो इनके साथ गठबंधन करते हैं। तो इसलिए वो आंशिक असर पड़ेगा, एक असर पड़ेगा और एक पता चलेगा कि देश के मतदाताओं का मूड क्या है। और उस मूड को आप जो लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों में
अपनी उपलब्धि और अपने नाम से वोट मांग रहे हैं। वो राज्यों की चलिए, वो तो उपलब्धि strategy हो गई ना, मांग रहे ठीक है। हैं। हाँ, उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही बता रहा हूँ ना मैं आप सब सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटजी करिए ना है, सर। मुझे कोई आपत्ति नहीं, उनका अधिकार है अपनी स्ट्रेटजी का, पर हमें भी उस स्ट्रेटजी का विश्लेषण करने का अधिकार हमें भी है ठीक। कि जब जनता प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट नहीं देती तो हम तो यही जनता के सामने रखेंगे कि लोगों ने प्रधानमंत्री को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। केंद्र की नीतियों को रिजेक्ट कर दिया, तो हमें भी अधिकार है। ठीक है विद्रोही जी, अधिकार अपने ठीक है। साथ रखने का। ठीक है, मैं विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार दीप कमल, देखिए अभी ये जो बात हो रही थी जैसे आंशिक असर विद्रोही जी कह रहे हैं और रेड्डी जी तो कह रहे हैं कि भूल जाइए, जीरो असर होगा, कोई हवा नहीं जाने वाली है और आपको जीरो मिलेगा, ये भी बता दिया उन्होंने। और उनकी पूरी पार्टी की इच्छा और उनकी जो दुआएं हैं हमारे लिए वो यही होती हैं कि हम जीरो पे ही रहें। यहाँ हरियाणा क्या, राजस्थान क्या, हर जगह इनका तो यही एक ही विचार रहता है। लेकिन वो वहां पर उसके आसपास अगर आप किसी भी हरियाणा के विश्लेषक से किसी भी से पूछेंगे कि जीरो के आसपास हरियाणा में कौन सी पार्टी है, एक बार सोच लें जरा 5 सेकंड, चारों पांचों लोग, जीरो के आसपास हरियाणा में कौन सी पार्टी है, तो एक ही पार्टी ध्यान में आती है सबको, वो इनेलो है। हमारा सिर्फ कर्म हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज जो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर बनता है वो हम कर रहे हैं। उसमें कामयाबी मिले, कम कामयाबी मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ एक्सरसाइज हो जाए, जो चीजें हो जाए वो अच्छा है, हम आगे बढ़ेंगे। एक 15 दिन का इलेक्शन हो रहा है, 15 दिन भी कहाँ है, 3-4 दिन उसके प्रचार के बचे हैं, 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हरियाणा में करते हैं 2-2 हाथ विजेंद्र रेड्डी जी से और सब लोगों से, क्या दिक्कत है। उसके बाद हरियाणा ही है, मूल रूप से हम हरियाणा में ही अपनी पार्टी को प्रचार करेंगे और आगे सत्ता में लेकर आएंगे। आपके कुछ साथियों ने ये कहा ना कि आप भाग गए, आप हरियाणा छोड़ के भाग रहे हैं। अभी 4 दिन और, बस 3 दिन और दे दीजिए, फिर कर लेते हैं ये बात कि भाग गए हैं कि यहाँ है। ठीक है जी, ये हमारा फर्ज, ये हमें भटकाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम हमसे मैदान छोड़कर यहाँ आ जाएं। अभी वहां पर जंग चल रही है तो वहां लड़ रहे हैं, 3-4 दिन बाद फिर हम यहीं पर दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेड्डी जी, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है दीप कमल जी का हरियाणा में 2-2 हाथ करने के लिए। हम इनका बिल्कुल इस बात के लिए आभार भी प्रकट करते हैं कि ये अब भी कम से कम कॉन्फिडेंस में तो है, इनका कॉन्फिडेंस तो अच्छा रखना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी बात वरुण जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। मुझे आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन है और 38 पार्टीज का नेशनल लेवल का गठबंधन होगा, जिसमें लास्ट आवर्स में जेजेपी को भी शामिल कर लिया गया है। अब बीजेपी और जेजेपी राजस्थान में अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ गठबंधन है, वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। सभी को ये समझने वाला है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां जाट प्रभावित सीटें हैं और लगभग 60 सीटों पर उनका प्रभाव। और इनको दोनों चीजों पर ऐतराज है, हम बीजेपी के साथ हो तो भी ऐतराज है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े तो भी ऐतराज है, सारी बातों पर ऐतराज है। रेड्डी जी, आप बीजेपी कुछ करे उसी पर ऐतराज है। आप एक तरफ कहते हैं कि उनके साथ अलायंस में क्यों हो, एक तरफ कहते हैं उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हो। आप तो ना बीजेपी के साथ अलायंस में ना कहीं हो, आप फिर भी उनके लिए वोट मांग रहे हो। एक मिनट सुन लो क्या आप बीजेपी के लिए फिर से वोट मांग रहे हो वहां पर। आप अपनी बारी में ही बोले तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्यों लोग सुन लेंगे आपकी बात। आपकी बात सुनानी जरूरी है लोगों को, आप अपने टाइम में कहेंगे तो अच्छे से सुनेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ वरुण जी, जिस प्रकार से वहां इनको भेजा गया, अगर अच्छा इनको भेजा गया है, एक मिनट रुके, हाँ जी सुन लो। तो केवल प्रति सीट जो इन्होंने 25 का नॉमिनेशन करवाया, 6 फॉर्म कैंसिल हो गए, 19 बाकी बचे हैं, एक चलो निर्दलीय तौर पर आ गया और 20,000 एक सीट पर विशेष समुदाय की वोट खराब करवाने के लिए इनको वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अजय सिंह जी ने, हमारे बड़े भाई अजय ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा राजस्थान में इलेक्शन लड़ना, कांग्रेस को हराना हमारा उद्देश्य है, इससे बड़ा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। एक सभा में अजय सिंह स्टेटमेंट दिया है, ये साफ है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ कांग्रेस को हरा सके वहां पर। चलिए समय की थोड़ी सीमा है, कहीं पर भी हम रोकना चाहेंगे कांग्रेस को, तो हम कहीं पर भी आगे चुनाव लड़ेंगे, हमारा बस चलेगा तो हम रोकना चाहेंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई, आप कोई इम्पैक्ट नहीं है या वाकई कोई इम्पैक्ट है, या 5 राज्यों के नतीजों का कोई असर दिखेगा, या हरियाणा अपनी ही चाल में चलेगा? नहीं, देखिए असर की तो जहाँ तक बात है, मैं फिर से कहूंगी हर एक क्षेत्र के अपने मुद्दे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात राजस्थान के चुनावों की भी हो रही है। और अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बार बार शोर मचाकर ये बोला
कि झूठ झूठ झूठ, तो मुझे लगता है कि इनको चेक भी करना चाहिए, जबकि इनके स्टेटमेंट आते हैं इनके मंत्रियों के द्वारा कि हमने कर्ज माफी का कोई वायदा ही नहीं किया और कर्ज माफी नहीं हो पाई। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन यहाँ बार बार चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, क्योंकि इनकी वॉइस क्लियर नहीं थी, वो प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने कुछ कमेंट किया, वरुण जी, जो मुझे लगता है उन्होंने शायद बोला कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर फेल होते हैं तो प्रधानमंत्री फेल होते हैं। क्या मैं सही हूँ? उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी। कमोबेश यही बात। हाँ, तो मुझे लगता है कि फेल का तो प्रहवची इनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है और आज से नहीं कई सालों से है। तो जो इनका अटैक है ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, वो उसी तरह है कि जब एक बॉलर सोचता है कि मैं गोल कर रहा हूँ लेकिन वो दीवार की तरफ अपनी बॉल फेंक देता है तो बॉल अपने अंदर ही हो जाता है। तो वही स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी पर आप जितना अटैक करेंगे वो सारे अटैक आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि देश की जनता उनको चाह रही है। अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर आपको कोई ऐतराज है तो हमें याद है हरियाणा में कि किस प्रकार से भजन लाल के नाम पर लड़े थे और हुड्डा जी को बनाया था और क्या स्थितियां थी। आप भी बेहतर जल्दी से विद्रोही जी, समय नहीं है। देखिए, हम किसी भी राज्य के अंदर कभी भी राहुल गांधी के चेहरे और राहुल गांधी के नाम से चुनाव नहीं लड़ते। राहुल गांधी हमारा नेता है, ठीक है। आपने राजस्थान और हरियाणा में भी बहुत ज्यादा सांस्कृतिक अंतर नहीं है। अब देखते हैं चुनावी कितना असर होगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यानी कुछ देर के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।